हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 18 अक्टूबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम अपनी द हिंदू और पीआईबी की जो करंट अफेयर की सीरीज़ है उसी की एमसीक्यूज़ को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट और जो हमारी न्यूज़ का जो नोटिफिकेशन है वो अच्छे तरीके से आपको मिल सके। ठीक है, चलिए मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं, फिर अपने करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। मार्किंग स्कीम में आपको ये है कि आपको यहाँ पे 6 से ज़्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करना है, ताकि आप एक सेफ जोन पे फॉल करिए और आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे आती है तो वहाँ पे वो अच्छे तरीके से आपकी सॉल्व हो सके। ठीक है, जब आप 6 क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती, ताकि क्योंकि आप अपना 50% का जो आपका एक क्राइटेरिया है उसको पार कर गए हैं, और वो जो एक लिमिट है जो 50% के ऊपर रहने वाली वो आपने क्रैक कर ली है, और इसमें चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं आपकी एग्ज़ाम को पास हो जाने के। ठीक है, तो कोशिश करिएगा 6 से करेक्ट हो। अगर कोई स्टूडेंट 8 से 10 का स्कोर करता है तो उसको बेस्ट एवेल्यूशन माना जाता है, मतलब वो अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहा है। 6 से 8 के बीच में आ रहा है तो गुड परफॉर्मेंस देखी जाती है। अगर 6 से कम आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मतलब नॉट लेस देन 6, मतलब आपको एटलीस्ट 6 से तो कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको रखना है। वहाँ पे जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको देखिए कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। क्या तो आपको पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो केयरफुली रीडिंग करिए उसको अच्छे तरीके से। अगर कोई तुक्का मार के आपसे गलती होगी तो देखिए कि आपकी 2 स्टेटमेंट में डाउट है या 3 स्टेटमेंट में डाउट है। ठीक है, तो आपको वो डाउट क्लियर होना चाहिए, तो वहाँ पर उस चीज़ को आप क्लियर करिए। और अगर 4 से कम है, मतलब नॉट लेस देन 4, ठीक है, अब एटलीस्ट 4 से तो आपके कम नहीं होना चाहिए, या फिर 2। ठीक है, मतलब 0 स्कोर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने स्टडी नहीं अच्छी की है, इसका मतलब ये है कि आपके पास क्लैरिटी नहीं है आपके माइंड में, तो वो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, फिर आपको गैसिंग करना पड़ रहा है। तो वहाँ प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम में ये नहीं चलती है। ठीक है, और वहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक ना होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो कोशिश करिए ध्यान से एक्सप्लेनेशन को सुनिए, और वीडियो को अगर 6 से कम या फिर 4 से कम का स्कोर आता है तो एक बार तुरंत आधे घंटे के बाद में रिवाइज़ करिए और 24 आवर्स के बाद में फिर से रिवाइज़ करिए। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ अच्छे से बनी रहे। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोजेक्ट। तो स्टार्स करके एक प्रोजेक्ट है जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट, की स्ट्रेंथनिंग करना, मजबूती देना टीचिंग को, लर्निंग को, और जो उसका रिजल्ट हो वो किसके फेवर में हो, स्टेट के फेवर में हो। तो ये एक प्रकार का प्रोजेक्ट है, तो इसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है, बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ एडेड बाय वर्ल्ड बैंक, कि इसको जो एड दिया जा रहा है, सहायता दी जा रही है, जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लिया जा रहा है। सेकंड है, इट इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंतर्गत आता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो, आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा, देख लेते राइट आंसर क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि ये जो आपका स्टार्स प्रोजेक्ट है इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा इनिशिएट किया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको सहायता प्रोवाइड कराई जा रही है, और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंतर्गत ही आता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, कुछ और चीज़ें इसके बारे में समझते हैं कि स्ट्रेंथनिंग करना टीचिंग लर्निंग और रिजल्ट फॉर स्टेट्स स्टार प्रोजेक्ट वुड बी इम्प्लीमेंटेड एज अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो इसको एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत इसको लाया जा रहा है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। तो याद रखना मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और डिपार्टमेंट कौन सा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है। ठीक है, प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसमें एम यही है कि ये अलाइन करना और ऑब्जेक्टिव को साथ में रखना कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी लाया गया है उसकी क्वालिटी बेस्ड लर्निंग आउटकम्स ही आपको प्राप्त हों। तो इस प्रकार का एम रख के आपको फोकस करना अच्छे तरीके से, और स्टडी साथ ही साथ जो टीचिंग एबिलिटी है उनको किस तरीके से बढ़ाना उस पर फोकस किया जाएगा। तो फोकस ऑन इनिशिएटिव ऑफ पीएम ई विद्या, इसमें एक प्रधानमंत्री ई विद्या करके एक इनिशिएटिव है उस पर फोकस किया जाएगा। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, ठीक है, तो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन इस पर फोकस किया जाएगा। एंड नेशनल क्यूरिकुलम, तो जो नेशनल क्यूरिकुलम होता है उस पर फोकस करना अच्छे तरीके से, और
जो पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये सारी जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं चाइल्डहुड में ही, मतलब बचपन में ही उनको अच्छे तरीके से, इस तरीके से जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ है वो अच्छे तरीके से दी जाए, ताकि उनके दिमाग में सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो सकें। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर एजुकेशन के ऊपर कुछ आता है तो कोशिश करिए आप इसको A4 साइज़ पे लिख लीजिए और वहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए हैं और आपको यहाँ पे फिर करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, पहला है प्रेवलेंस ऑफ एंडोपैरासिटिक इन्फेक्शन इन फ्री रेंजिंग ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरस रिपोर्ट इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो जो प्रेवलेंस मतलब जो ज़्यादा प्रचलित है एंडोपैरासिटिक इन्फेक्शन, ये इस तरीके का, ये एक फ्री रेंजिंग है जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरस है। तो इस तरीके से एक प्रेवलेंस ऑफ एंडोपैरासिटिक इन्फेक्शन इन फ्री रेंजिंग ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरस, इसके ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है और कहा जा रहा है ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज़ की है। सेकंड स्टेटमेंट है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इज लिस्टेड अंडर द शेड्यूल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इनको 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में रखा गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। सबसे पहले जो पहले स्टेटमेंट है कि जो प्रेवलेंस ऑफ एंडोपैरासिटिक इन्फेक्शन इन फ्री रेंजिंग ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरस रिपोर्ट है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज़ नहीं किया। देखो आपको पढ़ने से लग सकता है कि इसको इसने रिलीज़ किया होगा, बट दिस इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर। इसको वर्ल्ड वाइल्ड, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया है, उसके द्वारा इसको लाया गया है, तो याद रखिएगा। सेकंड है जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है, इसको शेड्यूल 1 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर रखा गया है। ये बिल्कुल करेक्ट दिया है। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाता है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इसके ये जो इनिशिएटिव ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसी के द्वारा इसको लाया गया है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। कुछ और चीज़ें हम इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए जो राइनोस की स्पीसीज़ होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली तो होती है वन हॉर्न राइनो, दूसरी होती है जावन और तीसरी होती है सुमत्रन। तो ये 3 प्रकार की स्पीसीज़ होती हैं और ये जो वन हॉर्न राइनोस हैं और ये असम और वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये 2 चीज़ों को। और इनको ये ऑल 3 जो भी मैंने आपको बताया कि वन हॉर्न राइनो, जावन और सुमत्रन राइनो जो होते हैं, इनको अपेंडिक्स 1 सिटीज़ के जो साइट्स होती हैं, मतलब इसको कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना कहा जाता है, उसके तहत अपेंडिक्स 1 में रखा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का उपयोग करके इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इंडिया में जो राइनोज है ये मेनली फाउंड कहाँ कहाँ में पाए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है इनकी लोकेशन, तो वो भी अच्छे से याद रखिएगा। तो ये कांजीरंगा NP, ठीक है, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जो कांजीरंगा क्या है, एक नेशनल पार्क है, और पवित्रा क्या है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओरंग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क इन असम, तो ये असम में इन सभी पाए जाते हैं। फिर जलदापरा नेशनल पार्क एंड गोरुमारा नेशनल पार्क, ये वेस्ट बंगाल में, एंड दुधवा जो TR है इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ ये सारे लोग ये जो आपका वन हॉर्न राइनोज है इनकी स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली मधुका डिप्लोस्टेमोन वॉज इन न्यूज़ इट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो ये मधुका डिप्लोस्टेमोन है ये अभी न्यूज़ में था, तो आपको बताना है किससे रिलेट करता है। ठीक है, ऑप्शन ए स्पीसीज ऑफ एंडेंजर्ड ट्री, ऑप्शन बी न्यूली फाउंड फ्रॉग स्पीसीज, ऑप्शन सी स्पीसीज ऑफ फिश विच इज़ डिक्लेयर्ड एज एक्सटिंक्ट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए ये जो मधुका डिप्लोस्टेमोन है ये एक प्रकार की स्पीसीज़ है। ठीक है, स्पीसीज़ ऑफ एंडेंजर्ड ट्री है।
ठीक है। तो एक काफ़ी पुराना ट्री है जिसको अभी रिसेंटली फाउंड किया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से कभी कभी साइंटिफिक टर्म देके आपसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है, तो आपको ये अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो मधुकर डिप्लोस्टेमॉन है ये क्या है। इट इज़ नॉट अ स्पीसीज ऑफ फ्रॉग, इट इज़ नॉट अ डिक्लेयर्ड फिश स्पीसीज, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का एंडेंजर्ड ट्री है, ठीक है। हम इसकी अभी इन्फोग्राफिक फ़ोटो भी देखेंगे। कुछ और चीज़ें पहले समझ लेते हैं कि ये जो है ये 180 साल पुराना एक सेक्रेड ग्रूव इन कोलम डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर अभी ये मधुकर डिप्लोस्टेमॉन करके ये ट्री अभी रीडिस्कवर्ड किया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके की जब कोई फाउंड किया जाता है, ठीक है, कोई किसी चीज़ को पाया जाता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और यूपीएससी इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर स्टेटमेंट बना देती है, ठीक है। और इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, इसको आइडेंटिफाइड किया गया है साइंटिस्ट्स जो है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पेलोड केरला। तो केरला के अंदर जो JNTBGRI है, ठीक है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है, उनके साइंटिस्ट ने इस स्पीसीज़ को अभी फाइंड आउट किया है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपका, ये मतलब साइंटिस्ट वाला ये जो इंस्टीट्यूट है ना, इसका नाम देके आपसे पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको ICN कहा जाता है, इसने इंक्लूड किया है इट इन द एंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्ट, और इस पेड़ को एक एंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्ट में रखा गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि ICN की कौन सी लिस्ट में इसको रखा गया है, तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। इसके बारे में भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके पहले थोड़ा सा एक इसका फ़ोटो देख लीजिए। ये कुछ इस तरीके का है जिसको अभी फाइंड आउट किया गया है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन देखी गई है काफ़ी पुरानी है, उसके ऊपर रिसर्च किया गया है कि बहुत ज़्यादा 180 साल करीब पुराना ये ट्री है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन दो स्टेटमेंट दिए, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज हेडक्वार्टर इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, की जो UNDRR है, इसका जो हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में फॉल करता है। एंड सेकंड, इंडिया इज द सिग्नेटरी ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क, कि इंडिया सेंडाई फ्रेमवर्क का सिग्नेटरी है, ठीक है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करेंगे आखिर न्यूज़ में क्यों था। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले पहले स्टेटमेंट को देखते हैं कि क्या यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये बिल्कुल करेक्ट दिया है। और साथ ही साथ क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी है सेंडाई फ्रेमवर्क का, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो हमने समझ लिया कि जो यूनाइटेड नेशन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है, इसको ये अभी न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि इसने काफ़ी अच्छी स्टडीज़ की हैं कुछ वेरियस टॉपिक्स के ऊपर। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसके बारे में पहले समझते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिज़ास्टर के ऊपर काफ़ी स्टडीज़ करता रहता है, ठीक है। इसलिए इसका इस्टेब्लिशमेंट आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट 1999 में हुआ था क्या। हाँ, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1999 में हुआ था और इसको डेडिकेटेड सेक्रेटरीट फैसिलिटीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन ISDR के तहत इम्प्लीमेंटेशन इसका किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इस ये मैंडेट करता है जो भी फोकस पॉइंट होते हैं यूनाइटेड नेशन के सिस्टम के द्वारा, और कोऑर्डिनेशन ऑफ डिजास्टर रिडक्शन एंड द इंश्योर सिनर्जीज अमंग द डिजास्टर रिडक्शन एक्टिविटीज़। तो जो भी डिजास्टर रिडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जिस तरीके से सिनर्जीज चाहिए होती है उनको अच्छे तरीके से इंश्योर करना इसका मेन मोटो होता है, उसी के ऊपर ये वर्क भी करता है, ठीक है। साथ ही साथ जो इंडिया है वो इसका एक सिग्नेटरी है और सेक्रेटरी जनरल और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, ये इसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वर्क भी करता है, ठीक है। तो जो आपका UNDRR है, ये यूनाइटेड नेशन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है किसका, SRSG, मतलब सेक्रेटरी जनरल और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क है जिसको 2016 से 2021 तक इसको लॉन्च की, इसकी कंप्लीट डेट है। और ये जो विज़न है इसको सब्सटेंशियली रिड्यूस करना है इसका, कि डिजास्टर रिस्क को और लॉसेस को फॉर सब्सटेंशियल फ्यूचर विद द मैंडेट टू एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत इसमें जो भी
भी स्ट्रेटेजिकल इनिशिएटिव लिए जाते हैं ताकि क्या किया सके, जो भी डिज़ास्टर रिस्क लॉसेस होते हैं उनको कम किया जा सके। बट इसमें याद रखना कि इसमें जो बायोलॉजिकल जो डिसीज़ होती है उनको कवर नहीं किया जाता है, ठीक है। ये अपनी रिपोर्ट जो पब्लिश करता है उसमें बायोलॉजिकल जो भी डिसीज़ होती है उनको कवर नहीं करता है, जैसे कि ये कोरोना वायरस हो गया, ठीक है। इसके ऊपर मैंने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया गया था, उसको जाके आप अच्छे तरीके से वो वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से आगे की चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस थ्रू द 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 100th कॉन्स्टिट्यूशन, उसके तहत इसको इम्प्लीमेंट किया है। सेकंड, अल्कोहल एंड पेट्रोल वाज नॉट ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी रिजीम, तो जो जीएसटी का जो रिजीम है उसके क्षेत्र के अंदर अल्कोहल और पेट्रोल को नहीं रखा जाता है, ठीक है। इसको अल्कोहल और पेट्रोल को इस कैटेगरी में नहीं लाया गया जिनके ऊपर जीएसटी लगता नहीं है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो, होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा, देख लेते हैं। सबसे पहले जीएसटी को क्या 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, देखिए कितने बार रिपीट हो चुका, कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका, और अब तो आपको रट भी गया होगा कि ये 100 नहीं है, इट इज़ अ 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 2016 में इसको लाया गया था, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। और अल्कोहल और जो पेट्रोल है इन दोनों को इसके परव्यू के अंदर नहीं लाया गया, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। तो इसलिए अल्कोहल और पेट्रोल के ऊपर जीएसटी नहीं लगती है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2016 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसी के तहत जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होते हैं इसको 3 कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहला जीएसटी होता है, उसके बाद जो आपका स्टेट जीएसटी होता है, सेंट्रल जीएसटी होता है, और आपका तीसरा होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों में जो जीएसटी होता है वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस प्रकार से जीएसटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज़ और मत भूलिएगा कि अल्कोहल और जो आपका पेट्रोल है, डीजल है, इसको इस कैटेगरी से अलग रखा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जीएसटी में जो सब्ज्यूम इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है, जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, इसके अंदर काफ़ी जो सब्ज्यूम कर दिए गए इनडायरेक्ट टैक्स को, और उसको बना के क्या कर दिया गया है, जीएसटी बना दिया गया है। जैसे एक्साइज ड्यूटी होती है, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स वैट जिसको कहा जाता है, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, इन सभी को क्या कर दिया गया है, जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम कर दिया गया है और इनडायरेक्ट टैक्स बना दिया गया है। तो आपसे स्टेटमेंट इस तरीके से भी बन सकती है कि वैट को जीएसटी के अंदर नहीं लाया गया है, तो ये गलत है कि वैल्यू एडेड टैक्स जिसको आप वैट बोलते हो वो भी क्या है, जीएसटी के परव्यू के अंदर आता है, बल्कि इन सभी को ही मर्ज करके जीएसटी को एक सिंगल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पे लाया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चन्नापत्रा टॉयज बिलोंग टू विच स्टेट, जो चन्नापत्रा टॉयज है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर ये आपका ऑप्शन बी है, केरला। जो केरला से चन्नापत्रा टॉयज़ ये बिलोंग करते हैं इस स्टेट से, तो आप इसको याद रखिएगा। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि चन्नापत्रा जो टॉयज़ हैं ये एक प्रकार के वुडन टॉयज़ और डॉल्स से होते हैं जिनको मैन्युफैक्चर किया जाता है चन्नापत्रा रामनगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट के अंदर से, और ट्रेडिशनली क्राफ्ट इज़ प्रोटेक्टेड एज अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और ये कैसे होते हैं, ये दे आर हैंड क्राफ्टेड एंड हैंड पेंटेड कलर्ड विथ वेजिटेबल डाइज, ठीक है। तो वेजिटेबल डाइज का यूज़ करके वेजिटेबल डाइज की तरह दिखने वाले ये हैंडीक्राफ्टेड एंड हैंड पेंटेड एक प्रकार के चन्नापत्रा टॉयज़ होते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि चन्नापत्रा टॉयज़ कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, और अभी रिसेंटली में इनको जीआई टैग दिया गया, इसलिए न्यूज़ में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये लोकेशन है इसकी, चन्नापत्रा टॉयज़ यहाँ पे आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। तो अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 को पब्लिश किया गया है, तो आपको बताना है दो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कि इसको इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश किया गया है। एंड सेकंड है ओवरऑल इंडिया रैंक बेटर देन ऑल अदर शार्क नेशन, कि इंडिया की रैंक जो शार्क नेशंस हैं उनसे काफ़ी बेटर आई है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव।
वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। सबसे पहले देखो, पहली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या इसको पब्लिश करने वाले जो एजेंसी है, जो इंस्टीट्यूट है, वो IFPRI है। देखिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और क्या जो सार्क नेशन है, ठीक है, शार्क नेशन है, उसमें इंडिया की रैंक बेटर है शार्क कंट्री से, ये भी गलत है। क्योंकि अगर हम देखते हैं इंडेक्स को, अभी मैं आपको शो कराऊंगा, ठीक है, तो इंडेक्स जो इसमें आया है, इसमें जो शार्क है, इसमें इंडिया की रैंक जो शार्क कंट्रीज है, इसको साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन कहा जाता है, ठीक है, इनमें जो कंट्रीज है उनमें काफ़ी खराब है इंडिया की रैंक, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है, क्योंकि आपसे यहाँ पे करेक्ट पूछा था, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें समझते हैं। इसको जो पब्लिश करने वाली एजेंसी है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, इसको सबसे पहले 2006 में पब्लिश किया गया था। और जो इसको पब्लिश किया जाता है एवरी ईयर अक्टूबर में ही इसको पब्लिश किया जाता है। 2020 का जो एडिशन है, इसको इट जस्ट रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, वेल्थंगर हाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड मार्क्स के द्वारा इसका 15th एडिशन अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का पब्लिश किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो स्कोर आता है, ये इसमें कुछ चीज़ों के ऊपर इनका डायमेंशंस हंगर के ऊपर निकाला जाता है, जैसे इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक, ठीक है, अंडर नरिशमेंट जो इसको कहा जाता है, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, यूजिंग 4 कंपोनेंट इंडिकेटर। तो ये जो 4 कंपोनेंट होते हैं जिसके बेस पे क्या करते हैं, कोई भी एजेंसी जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश करती है, वो इन 4 इंडिकेटर को अच्छे तरीके से वर्क करके फिर इसको पब्लिश करती है। स्टेटमेंट 2 आपकी रॉन्ग इसलिए थी क्योंकि देखिए शार्क कंट्रीज़ में जो इंडिया, सबसे पहले आपको याद रखना कि इंडिया का रैंक कितना, उसी के अकॉर्डिंग आप पेपर में, एग्जाम में अपने अच्छे तरीके से मेंस में लिख पाएंगे अगर कुछ फूड के ऊपर लिखने को आता है। और डेफिनेटली इस तरीके का आंसर बिल्कुल लिखना कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो 94 है आउट ऑफ 107 कंट्रीज़, जो काफ़ी ख़राब रैंक आई है। और इसके अलावा अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ में कुछ रैंक देखते हैं तो बांग्लादेश की 75 है, पाकिस्तान की 88 है। तो देख सकते हैं पाकिस्तान जैसी कंट्री की भी रैंक हमसे अच्छी है, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है हंगर के क्षेत्र में। तो इंडिया को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो हमारे, जिसका गोल नंबर 5 है, गोल नंबर 5 जिसमें क्या बोलते हैं ज़ीरो हंगर के बारे में बताया गया है, वहाँ पे फोकस करने की काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट टेकथॉन 2020। तो गवर्नमेंट टेकथॉन 2020 के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट एम्स टू बूस्ट इनोवेशन एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, कि इसका एम है कि बूस्ट करना इनोवेशन एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर और उसके जो भी संबंधित सेक्टर्स है उनमें। सेकंड है, इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द नीति आयोग एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, कि इसको नीति आयोग और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा लाया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर। होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। सबसे पहले देखिए, जो गवर्नमेंट टेकथॉन 2020 है, इसको जो लाया गया है, इसको जो एग्रीकल्चर और जो उसके कुछ अलाइड सेक्टर है उनमें किस तरीके से इनोवेशन और जो टेक्नोलॉजी को बूस्ट किया जा सकता है, इसी एम के तहत इसको लाया गया है। तो पहले स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, क्या इसको नीति आयोग और जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है इसने इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। कुछ और चीज़ें पहले इसके बारे में समझते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और IEEE एंड ऑरेकल इसने ऑर्गेनाइज किया है इस हैकाथॉन को, तो याद रखना, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जिसको NIC कहा जाता है और IEEE एंड ऑरेकल, इन तीनों ने मिलकर इस हैकाथॉन को स्टार्ट किया है, ठीक है, जो इसका काफ़ी मेन इसमें रोल निभा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट टेकथॉन 2020 है, इसका एम है कि किस तरीके से इनक्यूबेट करना है न्यू आइडियाज़ को, बूस्ट करना है इनोवेशन एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर और जो अलाइड सेक्टर हैं। और जो वर्चुअल हैकाथॉन है इज़ ओपन टू स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल, स्टार्टअप, फ्रीलांस टेक्नोलॉजीज़, फैकल्टी एंड अदर IT सर्विस फार्म्स इन इंडिया। तो ये जो चीज़ें हैं, इन सभी जो इंडिया के अंदर ये सर्विस फार्म्स है, इन सभी के लिए ये जो वर्चुअल हैकाथॉन है इसको इनिशिएटिव करके लाया गया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें जो एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है और यहाँ पे जितने भी फील्ड्स हैं, साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सभी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से इस इनिशिएटिव को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको पता होगा ये न्यूज़ में क्यों है, लेकिन अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका आंसर दीजिए, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला स्टेटमेंट है एन आई फॉर्म्स इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन हैविंग वेरी हाई एयर प्रेशर, कि एक जो आई जो साइक्लोन की जो आई बनती है सेंटर में, उसमें जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये पहले स्टेटमेंट में बोल रहे हैं। सेकंड, देयर इंटेंसिटी यूजुअली वीकन्स व्हेन दे मेक लैंडफॉल, ठीक है। तो इनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है जब ये कहाँ पे लैंड के पास आने लगते हैं ये साइक्लोन, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो, आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। सबसे पहले देखिए, इसमें जो एक आई बनती है सेंटर ऑफ द साइक्लोन जिसको कहा जाता है, ठीक है, ये तो सही है, बट इसमें जो हाई प्रेशर ये जो दिया है ये काफ़ी गलत दिया है। यहाँ पे हाई प्रेशर नहीं होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है जो साइक्लोन की आई होती है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन इस रिगार्डिंग यूपीएससी में भी अभी 2020 में पूछा गया था, ठीक है। पेपर को देखिएगा, वहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड है देयर इंटेंसिटी यूजुअली वीकेंस व्हेन दे मेक लैंडफॉल, जब लैंड पे आते हैं तो इनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। कुछ और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में कि साइक्लोन जो होते हैं इनको कैरेक्टराइज किया गया था इनवर्ड, जैसे स्पेरलिंग होती है विंड की, और जैसे मतलब जो स्पेरलिंग होती है विंड्स की जो कि रोटेट करती है अबाउट अ जोन ऑफ लो प्रेशर, ठीक है। जितना लो प्रेशर रहेगा वहाँ से ये करती है, ताकि इनका जो आई होता है वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो कम होता है, इसलिए काफ़ी देर तक ये बने रहते हैं, ठीक है। और एज द स्टॉर्म सिस्टम रोटेट फास्टर एंड फास्टर एन आई फॉर्म्स इन द सेंटर, जिस तरीके से तेजी चलते हैं तो इसके सेंटर में क्या होता है, ये एक सेंटर आई की तरह बन जाता है। और ये वेरी काम एंड क्लियर इन द आई, इसको बहुत ही आसान तरीके से देखा जा सकता है। और यहाँ पे काफ़ी लो प्रेशर होता है और हायर प्रेशर एयर फॉर्म अबव फ्लो डाउन इनटू द आई, और जो हाई प्रेशर होता है वो अबव से नीचे इनकी आंख तक आता है, ठीक है, मतलब जहाँ पे आई प्रेशर होता है, ठीक है। और जो वार्म होते हैं, मॉइस्ट एरिया होते हैं, ओवर द ओशियन राइजेज अपवर्ड फ्रॉम नियर द सरफेस, मतलब जो थोड़ा सा गर्म जगह होती है, थोड़ी सी मॉइस्ट एयर होती है, ओवर द ओशियन, ओशियन के ऊपर जब ये राइज करती हैं तो ये राइज करती हैं जब ऊपर की ओर, ठीक है, जो नियर द सरफेस से, तो वहाँ पे चांसेस बनते हैं इस तरीके के साइक्लोन के आने के। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये यूजुअली वीकेंड होते हैं जब ये लैंड के पास आते हैं, क्योंकि दे आर नो लॉन्गर बीइंग फेड, क्योंकि वो वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक फेड नहीं हो सकते, उनको उस तरीके का एक टेम्परेचर, एक एरिया इस तरीके का नहीं मिलता है, इसलिए वो धीरे धीरे आते आते क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये कुछ बीच में आपको सेंटर दिख रहा है, तो ये इनकी आई होती है, ठीक है। ये बिल्कुल छोटा सा सेंटर पे दिख रहा है, इनको आई कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रामसर वेटलैंड साइट्स इन इंडिया। तो इंडिया की कौन कौन सी रामसर वेटलैंड साइट है, इनमें से आपको बताना है। फर्स्ट है भितरकनिका मैंग्रोव, क्या रामसर वेटलैंड साइट में इसको रखा गया है। सेकंड है पेंगोंग त्सो लेक, क्या इसको रखा गया है। थर्ड है जो एशियन कंजर्वेशन रिजर्व है, इसको रखा गया है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दीजिए। आपके ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर। देखो, जो भितरकनिका मैंग्रोव्स हैं, ठीक है, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, इस ये तो बिल्कुल करंट है आपका, फर्स्ट सही है। और जो एशियन कंजर्वेशन रिजर्व है, इसको भी किसके अंदर, जो आपका रामसर वेटलैंड साइट है इसके अंदर रखा गया है। बट जो आपका पेंगोंग त्सो है ये इसके अंदर रामसर वेटलैंड साइट्स के अंदर नहीं आता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है, 1 and 3 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो रामसर जो कन्वेंशन है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें कंजर्वेशन किया जाता है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करने के लिए अच्छे तरीके से वेटलैंड्स का, फंडामेंटल का, और इसमें जो देखा जाता है जो इकोनॉमिक, कल्चर, साइंटिफिक और जो रिक्रिएशनल वैल्यू होती है उनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। तो रामसर एक जगह है जो ईरान के अंदर पड़ती है, वहाँ पे इसको उसी के नाम पे इसका रामसर कन्वेंशन रखा गया है नाम, ठीक है। तो याद रखना, पेंगोंग त्सो एक रामसर कन्वेंशन के अंदर, रामसर वेटलैंड साइट के अंदर नहीं आती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर कितनी रामसर साइट्स हैं। तो रामसर साइट जो इंडिया की हैं ये गोज कर गई हैं 38 रामसर साइट हो गई इंडिया के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो हाईएस्ट साउथ एशिया एंड उत्तराखंड गेट्स इट्स फर्स्ट रामसर साइट,
और जो हाईएस्ट हैं जो सबसे ज़्यादा साउथ एशिया में, और जो उत्तराखंड है इसको सबसे पहले रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट और जो आपकी नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो, अच्छे तरीके से आपको मिल जाए। ठीक है, तो जितना भी स्कोर आया उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 0 आया है तो एक बार देखिए कहाँ पे मिस जज हो रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से चेक करिए, और अगर स्कोर 6 से ज़्यादा आया है तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।